तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। इससे पहले इतिहास में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो चुका था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक ना। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व जो है, ठीक ना, नेतृत्व ये गांधी जी के द्वारा किए गए थे। गांधी जी के द्वारा किए गए थे। तो पहले समझते हैं असहयोग आंदोलन क्या थे और इसमें क्या ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो देखो, जलियांवाले बाग जो हत्याकांड हुआ, जो रॉलेट एक्ट आए, फिर जलियांवाले जो हत्याकांड हुए, इससे जो उस समय के आंदोलनकारी नेता थे वो बहुत ज़्यादा आक्रोश हुए। उसके मन में असंतोष की भावना फिर से उठी और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया कि असहयोग, मुझे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय खुद अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम अपने लिए खुद क्या करेंगे, नियम ला सकते हैं। हम लोग अपने संगठित होकर रह सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है। किनके द्वारा स्टार्ट किए गए? महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में स्टार्ट हुए और 5 फरवरी 1922 में घटना के बाद चौरा चौरी नाम पे एक घटना हो गई जिसे चौरा चौरी हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद इसे स्थगित कहने बंद कर दिए गए। तो 1920 से 22 तक 2 साल ये आंदोलन चले। ये भारत का पहला जन आंदोलन भी था। क्यों मैं इसे पहला जन आंदोलन बतला रहा हूँ? क्योंकि इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत के सभी क्षेत्र से, सभी वर्ग से लोग आए थे। इसमें महिला भी एक बड़ी संख्या में, महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। इसमें आपके कृषक वर्ग जो कृषि करते थे वो कृषक वर्ग, इसमें कार्मिक वर्ग आपके, इसमें आपके शिक्षित वर्ग जो पढ़े लिख रहे थे, युवा पढ़ रहे थे, ठीक ना, जो किसी न किसी नौकरी में थे वो वर्ग, तो शिक्षित वर्ग, ठीक ना। साथ ही साथ महिला को तो स्पेशल मैं इसमें लिखना चाहूँ, महिलाओं ने काफी, इन सभी की भागीदारी इसमें आपको देखने को मिले। निम्न वर्ग भी इसमें देखने को मिले। आपके निम्न जो वर्ग जो थे उस समय के, ठीक, छोटे वर्ग जो थे वो भी, और उच्च वर्ग भी, उच्च मध्यम निम्न सभी वर्ग की इसमें भागीदारी देखी और सभी वर्ग मिलके स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट होकर 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन का आरंभ किए। देश के सभी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे उनके द्वारा इस आंदोलन का सपोर्ट किया गया, योगदान किए गए, इस आंदोलन में सहयोग किए गए। इस प्रकार यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप ले लिए। क्लियर है आप? तो क्लियर है। असहयोग आंदोलन चलाए गए। फिर जो स्वदेशी आंदोलन थे उसका आप देखिएगा, जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे उस आंदोलन का जो प्रभाव लगभग में शहर तक ही सीमित था। गांव के लोग उसमें ज्यादातर इंक्लूड नहीं हुए थे। लेकिन असहयोग आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग भी देखने को मिले। तो ये आंदोलन सिर्फ शहर तक ही सीमित ना रह के शहरी प्लस ग्रामीण दोनों प्रकार के ये आंदोलन बने। तो ये शहर क्षेत्र में भी विख्यात हुए, प्रख्यात हुए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस आंदोलन को प्रख्यात बनाया गया या प्रख्यात हुए। इस प्रकार ये क्या बन गया? असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन बने। नेतृत्व कौन किया? महात्मा गांधी जी। इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन का होने का कारण क्या था? तो इस आंदोलन के होने के क्या कारण थे बच्चे? रॉलेट एक्ट कानून, रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारे क्या थे? ये सारे तो इनके कारण थे। क्लियर हो गया? आपके कारण क्लियर हो गए। कौन नेतृत्व कर रहे थे? ये एक जन आंदोलन बने। क्यों जन आंदोलन बने ये भी आपके क्लियर हो गए।
क्लियर हो गया आपके? ठीक ना? फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, असहयोग आंदोलन क्या थे, इसमें क्या क्या हुए। तो ये गांधी जी के द्वारा नेतृत्व हुए ये आंदोलन थे और ये भारत के पहला जन आंदोलन बने। क्यों? क्योंकि इसमें भारत के सभी वर्गों के लोग और साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण दोनों, ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर के लोग इसमें भागीदारी दिए और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थानीय लोगों के द्वारा इसमें अपना योगदान दिए गए। और तो इस प्रकार ये जन आंदोलन बन गए। किनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाए गए थे? गांधी जी के नेतृत्व में। साथ ही साथ कारण क्या थे? तो रॉलेट एक्ट कानून और जलियांवाला हत्याकांड, ये इसके प्रमुख कारण थे। क्लियर हो गए? आप समझते हैं कि इस आंदोलन को 1922 में स्थगित क्यों कर दिया गया। ठीक ना? तो आपको पता है गांधी जी क्या है? सत्य और अहिंसा के पुजारी है। कहने का मतलब मारपीट से दूर होते। तो एक हिंसात्मक घटना हो गई। ठीक ना? कुछ हिंसात्मक घटना हो जाने के कारण इस आंदोलन को क्या कर दिए गए? बंद या स्थगित कर दिए गए। तो इतना क्लियर हो गया असहयोग आंदोलन क्या थे और कैसे हुए, कारण क्या थे, कौन कौन इसमें भाग लिए। सभी वर्गों ने भाग लिया। ठीक ना? और किसके नेतृत्व में हुए थे ये भी समझ आ गए। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद दूसरा मैं बोलूं एक समग्र आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को देखा गया। साथ ही साथ जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें शहर तक ही उसका प्रभाव था, लेकिन इसमें ग्रामीण भी देखने को मिला, इसलिए इसे पहला जन आंदोलन माना जाता है। क्लियर है? आप देखते हैं ये स्थगित क्यों हो गए। तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का प्रमुख जो कारण थे वो थे चौरा चौरी हत्याकांड। ये चौरा चौरी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। ये स्थान कहाँ है बच्चे? ये स्थान है आपके यूपी में, है ना? यूपी क्या? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके चौरा चौरी नामक एक स्थान है। ठीक है? यहाँ पे 5 फरवरी 1922 के दिन 5 फरवरी 1922 के दिन एक हिंसात्मक घटना हुई। हिंसात्मक घटना हुई। कैसी घटना थी? तो जो भीड़ थे वो अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग, भीड़ जो थी आंदोलनकारियों के जो भीड़ थे वो कौन से भीड़ बच्चे? आंदोलनकारी। क्या समझिएगा? आंदोलनकारी जो अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए स्वतंत्रता की जो मांग कर रहे थे, साथ ही साथ क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन में जो भागीदारी दे रहे थे। तो 5 फरवरी 1922 के वो जो दिन थे, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पे क्या हुए? इस आंदोलनकारी पर पुलिस वालों ने, जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, तो ब्रिटिश पुलिस वालों ने इस आंदोलनकारियों पे क्या के? डंडे बरसा दिए, लाठी चार्ज किए। ठीक है ना? आंदोलनकारियों पे क्या किए? लाठी चार्ज हुए। इसके द्वारा लाठी चार्ज हुए तो पुलिस ने इस पे लाठी चार्ज कर दिए। इससे भीड़ क्या हुए? इससे आंदोलनकारी के जो भीड़ थे वो क्रोधित हो गए, उग्र हो गए। आंदोलनकारी का जो भीड़ था ये क्या हो गए? उग्र हो गए, क्रोधित हो गए भीड़, कि हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग क्या कर रहे थे? अपनी मांग कर रहे हैं किसी चीज की, अपनी मांग के साथ सत्य और अहिंसा के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर आंदोलनकारियों पे पुलिस ने डंडे, लाठीचार्ज कैसे चला दिए? कैसे कर दिए लाठीचार्ज? इस सोच के साथ आंदोलनकारी के भीड़ ने उस पुलिस वाले को, जिस पुलिस वाले ने इस पे लाठीचार्ज किया, उन पुलिस वालों को क्या किए? पीछे पड़ गए।
पीछे पड़ने के निकले, उसे मारने के लिए दौड़े। भीड़ ने क्या किया, आंदोलनकारियों ने क्या किया, इन पुलिस वाले के ठीक ना मारने के लिए ठीक ना कि तुमने हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किए, इसकी क्या करने के लिए बच्चे, बदला लेने के लिए भीड़ ने इस चीज की बदला लेने के लिए भीड़ ने पुलिस वाले के पीछे दौड़ लगा दी। पुलिस वाले डर से, ये जो पुलिस वाले थे डर से पुलिस स्टेशन में जाके शरण ले लिया, छुप गए। पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए और पुलिस स्टेशन के खिड़की और गेट बंद कर दिए। पुलिस स्टेशन की सारी खिड़कियां और गेट बंद कर दिए। आंदोलनकारी की इतने ज्यादा गुस्से थे कि वो पुलिस स्टेशन को ही आंदोलनकारियों ने बदले की आग में जला दिए। पुलिस स्टेशन को ही जला दिए। रिकॉर्ड के अनुसार 10 से 12 या 10 से 11 पुलिस वाले जिंदे जल के मर गए। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा दुख हुए और गांधी जी ने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिए। इस आंदोलन के बाद गांधी जी को जेल ले जाया गया कि आप ही के द्वारा ये आंदोलन चलाए गए थे और आपके आंदोलन में कुछ हिंसात्मक घटना हुई है। इस कथन के साथ क्या किया, गांधी जी को जेल भी ले गए और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया या स्थगित कर दिया गया। क्लियर हो गया आपकी चौरा चौरी। आपकी चौरा चौरी हत्याकांड अलग से भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहना चाहिए। मैंने बतला दिया, इसे एक बार और बतला देता हूँ। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, असहयोग आंदोलन के जो स्थगित होने का जो कारण चौरा चौरी जो हत्याकांड थे, इसके ध्यान से समझिएगा। तो समय क्या था, 5 फरवरी 1922 दिन थे, 5 फरवरी 1922 के क्या हुए, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जो स्थान थे वहाँ पे आंदोलनकारियों पे कुछ पुलिस वाले ने डंडे चार्ज लाठीचार्ज कर दिए। भीड़ जो थे क्रोधित हो गए और उस भीड़ ने क्या किया, इन पुलिस वालों के पीछे दौड़े अपने बदले लेने के लिए। और पुलिस वाले भी कहाँ जाके छुपे, तो पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए। भीड़ इतने ज्यादा क्रोधित थे कि भीड़ ने उस पुलिस वाले के सहित उस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया और अंततः ये अहिंसात्मक जो अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले जो आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, उसमें हिंसा आ गई। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, ठीक। और गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए या स्थगित कर दिए गए। परिणाम स्वरूप क्या हुए, तो ब्रिटिश सरकार गांधी जी को जेल में डाल दिए कि आपके कारण ही ये सारे हुए थे। तो आप समझ गए असहयोग। इस आंदोलन में एक और आंदोलन जो आके जुड़ गए थे, खिलाफत आंदोलन। तो अगला हम लोग देखते हैं इस आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन में ही वो भी आके जुड़ गए थे। क्लियर है। तो इससे साफ करके हम लोग खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या, खिलाफत आंदोलन। तो वही से 19 के आसपास 1900 ये पहले ही स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। तो ये स्टार्ट तो हुए थे तुर्की के आसपास, तुर्की में ही स्टार्ट हुए थे 1917 के आसपास में, लेकिन इंडिया में 20 के आसपास में ये स्टार्ट हुए। इंडिया में ये 20 के आसपास में स्टार्ट हुए और फिर भारत इंडिया में, तो इंडिया की बात कर लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा नहीं, BC के यही एवरेज रख लेते हैं, 20 रख लेते हैं, ठीक है, 1920 रख लेते हैं, ठीक। हालांकि ये 1917 में ही स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन भारत में ये 1919-20 में स्टार्ट हुए थे खिलाफत आंदोलन। भारत में कब स्टार्ट हुए थे तो वो डेट ही याद रख लेते हैं हम लोग। भारत में 1919-20 में स्टार्ट हुए थे, ठीक ना। और इसी में आगे जाके असहयोग आंदोलन में ये मिल गए, समाहित हो गए। इस आंदोलन का क्या कारण था, खिलाफत आंदोलन, इसके कारण क्या थे, खिलाफत आंदोलन हुए क्या थे, ठीक। तो तुर्की में एक धर्म जो गुरु होते हैं, ठीक ना, तो इस्लाम के जो सबसे ऊंचे धर्म गुरु जो होते थे, ठीक, उन्हें कहा जाता था। तुर्की में एक पद थे, ठीक ना, एक पद थे, किसका पद था, धर्म गुरु के। उनके जो प्रधान धर्म गुरु थे
ठीक ना, इस्लामों के, उनके एक पद थे खलीफा। पद का नाम क्या था? खलीफा। पद का नाम क्या था? खलीफा। तो खलीफा के पद के लिए, खलीफा के पद के लिए क्या हुए थे? तो उस समय 1918 की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध कंप्लीट हो गए। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चले थे। 18 में जब खत्म हो गए तो ये जो तुर्की जो थे ना, ये ब्रिटिश के जो विरोधी जो दल थे ना, उसमें के हिस्से थे, ठीक ना, उसके साथ मिले हुए थे। तो ब्रिटेन का जैसे ही कब्जा हुआ, उसमें जब जीत हुई ब्रिटेन का 1918 के में, प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन के पार्टियों का जीत हुआ, ब्रिटेन के दल का जो जीत हुआ, तो ब्रिटेन ने उस तुर्की पे अपना कमर कसना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसी के क्रम में तुर्की में जो एक धर्म गुरु के पद थे खलीफा, उसे समाप्त कर दिए गए। तुर्की में धर्म गुरु के पद खलीफा को समाप्त कर दिए गए, ठीक। ये पद थे। ये कहाँ की मैं घटना बतला रहा हूँ? तुर्की की। तुर्की में ये हो रहे थे, ठीक ना, तुर्की में ये हो रहे थे। तो वहां पे जो खलीफा का जो पद था, ठीक, उसे समाप्त कर दिए गए। और इससे भारतीय मुसलमानों में भी, इस्लामों में भी, भारत के जो इस्लाम थे, मुसलमान थे, उसमें भी क्रोध की भावना हुई, असंतोष की भावना आई। और भारत में अली बंधु के द्वारा दो भाई थे, जिसे हम लोग अली बंधु कहते हैं। अली बंधु के द्वारा 1919-20 के आसपास भारत में क्या चलाए गए? खिलाफत आंदोलन चलाए गए, ठीक। अली बंधु में कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और इन्हीं के भाई थे मोहम्मद अली। इन दो भाइयों के द्वारा खलीफा के जो पद समाप्त किए गए थे तुर्की में, ठीक ना, उस खलीफा के पद कि उन्हें लगा कि वहाँ के मुसलमानों के साथ ऐसा किया जाए तो भारत के भी मुसलमानों के साथ ऐसा अगर हो गया तो क्या करेंगे। इसी के डर के कारण, इसी के पद के सम्मान के हेतु अली बंधु ने, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु में कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किए, क्लियर। से गांधी जी भी इस आंदोलन का समर्थन दिए और बाद में जाके ये आंदोलन फिर किस आंदोलन में मिल गया? असहयोग आंदोलन में विलय हो गए। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन में एक धर्म गुरु, इस्लाम के जो धर्म गुरु थे खलीफा, ठीक, तो तुर्की में खलीफा के पद को ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिए गए। इसके असंतोष से भारतीय मुसलमान में भी इनका असंतोष हुआ और भारतीय मुसलमान भी भारत में रहने वाले मुसलमानों के खतरे को आकलन करते हुए, उनके नुकसान को आकलन करते हुए और इस धर्म गुरु के सम्मान हेतु अली बंधु के द्वारा, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली जी थे, इन दोनों के द्वारा खलीफा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का क्या किया गया? आरंभ किया गया। और यह आंदोलन अंततः सभी ने बोला अंततः असहयोग आंदोलन में जाके विलय हो गए। तो ये थे आपके खिलाफत आंदोलन, क्लियर हो गए। 1919 के 20 के आसपास में भारत में आरंभ हुए थे, ठीक, और 22 में इन्हीं के साथ ये भी समझो विलय हो गए। हालांकि 22 के बाद भी इनका प्रभाव कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, 24 तक देखने को मिलते हैं स्पष्ट प्रभाव, लेकिन 1920-22 में जब ये विलय ही हो गए इसमें, तो इनका खत्म होने का मतलब ये भी खत्म हो गए। तो असहयोग आंदोलन 22 में कंप्लीट खत्म हो गए, स्थगित कर दिए गए। उसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गया? स्थगित हो गया। इसके साथ खिलाफत आंदोलन भी स्थगित हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? साइमन कमीशन, क्लियर है। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या? साइमन आयोग। साइमन कमीशन को हम लोग देखते हैं कि साइमन आयोग क्या थे और भारत कब आए थे, इनका गठन कब हुआ और भारत कब आए थे। तो इनका गठन की अगर बात करें, गठन क्या हो गया बच्चे? गठन हो गए कि इनकी ये बना कब? तो ये दिसंबर 1927 को बनाया गया।
ये जो आयोग थे इनकी स्थापना, इनका गठन कब हुआ? दिसंबर 1927 को। कहाँ हुए? तो ये हुए ब्रिटेन में। ये कहाँ हुए? ब्रिटेन में ये आयोग बनाए गए। ये किस प्रकार के आयोग थे? तो ये मुख्य रूप से साइमन के निर्देश में बनाया गया था, इसलिए इसे साइमन आयोग कहा गया। ये मुख्य रूप से क्या थे? एक प्रकार के कानून थे भारतीयों के लिए, ठीक ना, भारतीयों के लिए बनाया गया एक कानून था। भारतीयों के लिए बनाया गया एक कानून था। क्या थे ये? भारतीयों के लिए बनाया गया एक कानून था। ये समझेंगे हम लोग। क्या थे? भारतीयों के द्वारा बनाया गया एक, भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा नहीं, भारतीयों के लिए बनाया गया एक कानून थे। कौन बना रहे थे इसे? तो इसे ब्रिटिशर्स, सब ब्रिटेन के जो व्यक्ति थे ब्रिटिश को बनाए हुए थे, ठीक ना। साइमन के अध्यक्षता में बनी थी, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस कमीशन के अगर अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सर साइमन। सर साइमन इनके अध्यक्ष थे। तो दिसंबर 1927 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्या थे ये? तो यह एक प्रकार के कानून थे जो भारतीयों के लिए बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्यों की अगर संख्या पूछे, इसमें सदस्यों की संख्या पूछे कि कुल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। कहने का मतलब इसमें सिर्फ कौन थे? ब्रिटिश थे। सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्रिटिश थे। सिर्फ इसमें कौन थे? ब्रिटिश थे। इसमें किसी भी प्रकार से भारतीय नहीं थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। क्लियर? तो साइमन आयोग में कोई भारतीय न होने के कारण और भारतीय के लिए जो कानून बनाए गए थे इनके कारण, ठीक ना, कि भारतीय के लिए कोई कानून बनाए जा रहे हैं और उसमें भारतीय है ही नहीं, ठीक ना। इनके के देखते हुए जो भारतीय नेता थे वो क्या है? इनके विरोध करने लगे। तो बात ये हो गए कि स्टूडेंट के लिए क्लास खोली जाए लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट रहा ही ना हो या हो ही ना, तो ये बहुत ही गलत है। उसी तरह से ये कानून तो बने लेकिन इसमें कोई भारतीय थे ही नहीं। भारतीय के लिए बनाए गए थे ये कानून, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इससे बहुत ज्यादा भारतीयों में क्या हुए? आक्रोश हुई, असंतोष हुए, और भी कई कारण थे कि ये, ठीक। अब ये तो बन के तैयार हुआ। अब ये जब भारत आए तो इसके सभी विरोध करने लगे। और भारत आए कब ये? तो ये भारत पहुंचे। भारत कब आए? साइमन आयोग भारत आए थे फरवरी 1928 को। ठीक, ध्यान से समझिए। साइमन आयोग बना था दिसंबर 1927 को ही ब्रिटेन में, लेकिन वो भारत आए फरवरी 1928 को। क्लियर है? तो फरवरी 1928 को ये भारत आए। भारत आते ही इन्हें बड़े ही विरोधात्मक तरीके से इनका विरोध किया गया और इन्हें वापस जाने को कहा गया। इसमें जो फेमस जो नारा था, इसमें जो नारे लगाए गए वो क्या थे? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इसमें क्या नारे लगाए गए? साइमन वापस जाओ, ये नारे लगाए गए। क्लियर? इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक ना। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, अर्थात साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अभी फिलहाल की अगर कुछ लेटेस्ट चीजें हम लोग देखें तो अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गए हुए थे और वहां पे भी मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। बड़े ये शर्म की बात है कि किसी देश गए हमारे प्रधानमंत्री, वहां पे इस तरह के नारे हमारे प्रधानमंत्री के लगाए जाते हैं कि मोदी गो बैक। खराब तो बात तो है। खैर, हम लोग सोचते हैं सेम घटना इतिहास में कब हुई थी? जब भारत में साइमन आयोग आए थे। साइमन आयोग भारत में आए उस समय बॉम्बे नहीं होते थे, बम्बे होते थे। तो बम्बे के बंदरगाह पे
भारत में सभी बंदरगाह से आए थे और वहीं पे सभी साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे। अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग इनकी प्रक्रिया दी। इसमें एक लाहौर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बात। तो लाहौर, पंजाब के लाहौर में, है ना, तो पंजाबी में मान लेता हूँ। पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय भी साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें लाठी से इतना पीटा और सर पे उन्हें लाठी से पिटाई लगी, जिन कारणों से कुछ समय के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना में क्या हुए, लाठी से ठीक है, पुलिस वालों के द्वारा लाला लाजपत राय पे लाठी से पुलिस वालों के द्वारा हमला करने से, ठीक ना, हमला किया गया। पुलिस वालों के द्वारा लाला लाजपत राय पे लाठी से हमला कर दिया गया और उसे सर पे लाठी के चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। उसके लास्ट अगर कथन पूछा जाए कि अंतिम वाणी क्या थे लाला लाजपत राय की, तो उन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय ने लास्ट समय पे जब वो मरने वाले थे तो उसने बोला था कि मेरे सर पे लाठी के एक एक वार ब्रिटिश सरकार के कील की तरह चुभेगी। ब्रिटिश सरकार को क्या करेगी, कील की तरह चुभेगी। और आगे हुआ भी। आप इनके शिष्य के बारे में जान के हैरान हो जाएंगे। लाला लाजपत राय के ही शिष्य थे, इन्हीं के शिष्य थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो इनके एक एक लाठी के वार को एक अच्छे से व्यवस्थित रूप से, योजनाबद्ध रूप से ब्रिटिश को बतलाया और सही बोल के गए ये कि हाँ, लाला लाजपत राय कि मेरे सर पे लगे लाठी के एक एक वार ब्रिटिश शासन के कील की तरह साबित होंगे, मतलब कील की तरह चुभेंगे और इनके जो भी चोट लगे, इनके नकदम कौन कर दिए, इनके शिष्य ने। ब्रिटिश सरकार के इनके चोट के बदले इनके शिष्य ने लिया, नकदम कर दिए और फिर वही चुभन हुई उन्हें कील की तरह। तो इस जो साइमन आयोग है, इसमें अगर नुकसान के पक्ष देखी जाए तो काफ़ी नुकसान थे। इसमें कोई भारतीय नहीं थे। तो विरोध का अगर कारण पूछा जाए तो इसमें कोई भारतीय को शामिल नहीं किए गए थे। ये एक विरोध का कारण था, क्योंकि ये जो नियम बने थे भारतीय के लिए ही ये कानून बनाया गया था। दूसरे अगर बात की या दूसरा पक्ष देखा जाए तो इसमें क्या, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, नारा भी याद रखना आप। और भारत कब आया, फरवरी 1928 में। इसमें एक घटना हुई, कौन सी घटना देखने को मिलते हैं, पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय की लाठी से हमले होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना भी आपको यहाँ पे देखनी। इतने सारे फैक्ट हैं जो साइमन कमीशन के बारे में आपको याद रखने होंगे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे लाला लाजपत राय के जो शिष्य थे भगत सिंह, उनके विषय में भी देखेंगे। फिलहाल पहले इतना, फिर आगे।